तो देखो 0.16 के ऊपर बार है, इसको करना है, कर लेते हैं। तो x बराबर 0.16666666 ऐसे चलेगा ये। रिपीटिंग यूनिट तक पहुंचने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि राइट में एक डिजिट है। तो यहाँ हो गया 10x बराबर 1.66666 एंड सो ऑन। इसके बाद क्या करेंगे, 10x बराबर बस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो, सीधा सीधा घटा दो। 10x में से 1x गया, कितना आया 9x। 1 में से 0 गया, कितना आया, 1 मिनट रुकना ज़रा, एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो 0.1666 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है, देखो इसकी पीछे की ट्रेल 1666 है, इसकी पीछे की ट्रेल 666 है, तो ये तो माइनस होगा नहीं। तो इसको एक बार क्या करो, यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक बार यहाँ से एक और बार आओ 100 से मल्टीप्लाई करके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 100x, और पॉइंट 2 बार कूद जाएगा आपकी बार, तो 16.6666 ऐसे हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। क्लियर इतनी बात। इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो। 100x में से 1x गया, क्योंकि 3 में से 2 को घटा रहे, तो 100x में से 10x गया, कितना आया 90x। 16 में से 1 गया, कितना आया 15। 6 में से 6 गया खत्म, 6 में से 6 गया खत्म, पीछे की ट्रेल समाप्त हो चुकी। तो x बराबर 15/9 मेरे ख्याल 90, तो कितना आया 1/6। हाँ ठीक है 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सही है। एग्जाम्पल नंबर 8, 2.357 के ऊपर बार, p/q में लिखना है, लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, x बराबर 2.3557 के ऊपर बार, तो x बराबर 2.35777777 एंड सो ऑन, यही बनेगा। रिपीटिंग डिजिट तक पहुंचने के लिए एक बार हमें 100 से करने की आवश्यकता है। तो इक्वेशन नंबर 1 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे हम। तो 100x बराबर 235.7777 यहाँ तक पहुँच गए इक्वेशन नंबर 2 तक। फिर दोबारा से एक और बार रिपीटिंग डिजिट चाहिए पीछे, तो पॉइंट को एक बार यहाँ पहुँचाने की आवश्यकता है। तो इक्वेशन नंबर 1 को ही कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, देखो इसे मैं हटा देता हूँ। इस बार पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, 3 डिजिट हैं बीच में, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो इसको 1000 से किया तो कितना आया 1000x, इसको करा तो 2357.7777, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। फिर वही काम करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देना है। घटा देते हैं, कितना आया 1000x बराबर 2357.7777 डॉट 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 चल रहा है। फिर यहाँ कितना आया 100x बराबर 235.7777 चल रहा है, ऐसे माइनस करते हैं। 1000x में से 100x गया, मेरे ख्याल से 900x आता है। 7 में से 5 गया, कितना आया 5 में से 3 गया, कितना आया 3 में से 2 गया, कितना आया, इधर क्या बचा 2, ठीक है। पॉइंट के पीछे का सब गायब हो चुका है। तो x बराबर 2122 अपॉन में 900, क्या ये p/q की फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं है p/q की फॉर्म। तो उसने बोला था p/q की फॉर्म में करो, तो काटते हैं इसको। ये गया 1 पे, 12 को एक साथ लिया है तो 0,6 आएगा, इधर 1 आएगा, नीचे इसका 900 का आधा मेरे ख्याल से 450 होता है। ये कट रहा है किससे, किसे नहीं कट रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ तो यही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, जब 12 को एक साथ काटते हैं तो 0 लगा लिया करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स का, एग्जाम्पल नंबर 9, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे सीधा। एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ ऐसे है, 2.4537 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको p/q में करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो x बराबर 2.4537373737 ऐसे चल रहा है। ध्यान से सोचो, सीधा सीधा बताओ, 3737 की ट्रेल चाहिए आपको पीछे। तो एक बार पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, एक बार पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। पहली बार 2 डिजिट को दाना है, 2 डिजिट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको करा कितना आया 100x, इसको करा 245.373737। फिर दूसरी बार किससे करना है, पॉइंट को कहाँ पहुँचाना है, देखो 1 2 3 4, तो सीधा 10,000 से मल्टीप्लाई करो इसको, 10,000 से मल्टीप्लाई किया सीधा इसको, तो इधर आया 10,000 x बराबर 243537.373737। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। 3 में से 2 को घटा दो, कितना हुआ, हाँ ये 2 4, अच्छा इधर 5 था, ठीक है 537 बस, ठीक है सारा। अब 3 में से 2 को घटा देते हैं, कितना आया 10,000 x बराबर 243537.373737 एंड सो ऑन। इधर कितना है, आप बोलोगे 100x है, इधर लिखते हैं 100x, डिजिट के नीचे डिजिट लिखा है, ठीक है ना। अब इसके नीचे क्या आएगा 245.373737, कुछ भी करके हमें पीछे की ट्रेल हटानी। घटाओ, 10,000 में से 100 जाएगा तो 9,900 आएगा। x बराबर 7 में से 5 गया 2, 3 में से 4 तो जा नहीं सकता, 13 में से 4 जा सकता है, कितना आएगा 9, है ना। ये तो 4 है, 4 में से 2 गया, कितना आया, और 4 और 2 तो ऐसे ही आ गया। तो x की वैल्यू आई 24292 अपॉन में 9900। काटा पीटी करते हैं, ये हुआ 12, ये हुआ 1, ये हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ 4, एक कैरी इस पे कितने पे 18, 9 सॉरी, एक कैरी इस पे 5 0, और कट रहा है क्या, कट रहा है, तो काटते हैं। ये गया कितने पे, 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 कितना आया 6073 अपॉन में 2475, यही है 6073 अपॉन 2475, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन निपटाया। इसके बाद एक्सरसाइज है, ये वैसे साइक्लिक नंबर है, ये ऑलरेडी तुम लोगों को बता रखा है मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पकड़ो वीडियो। अब हमें बात करनी है, हमने रैशनल नंबर की तो बात कर ली थी, अब हमें बात करनी है इर्रेशनल नंबर्स की। सबसे अंदर थे हमारे नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 ऐसे चल रहे थे, राइट। इसके ऊपर थे हमारे होल नंबर जो इसमें 0 1 2 ऐसे रिपीट हो रहे थे। इसके ऊपर थे हमारे इंटीजर्स में -2 1 0, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सभी थे इसके अंदर। और इसके ऊपर थे हमारे इसको अलग से बनाना पड़ेगा हमें, ऐसे अलग से बनाना पड़ेगा, क्या हमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, जैसे -4/3 4/3 0.5 -0.3, मतलब नेगेटिव वाले भी हैं इसके अंदर, है ना, नेगेटिव वाले फ्रैक्शन और नेगेटिव वाली डेसिमल भी है इसके अंदर, पॉजिटिव वाले भी हैं। इन सब से मिलके क्या बनता था हमारा, ये जो पूरा सेट है, इसको मैं थोड़ी सी इंक पिलाऊं जरा। तो ये जो पूरा सेट था, ये था हमारा रैशनल नंबर्स, इसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड थी। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा इसके अलावा और भी कुछ है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना। इस रैशनल नंबर के अलावा एक और भी तो चीज़ है, क्या कहते हैं जिसको हम इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर मतलब जिसमें जैसे ऐसे नंबर हो √5 √6। अच्छा इधर एक और नंबर आते हैं, है ना, होल में गिने जाएंगे, जो कि माइनस, जैसे √36 √49, ठीक है। इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा है -√36, ऐसा है, ये कैसा है,
रैशनल है, रैशनल है, ये रैशनल है। कैसे? 36 बाहर आया, 6 बना, इधर माइनस लगा, तो ये तो नेगेटिव है ना, तो इसको इधर लिखना पड़ेगा हमें इंटीजर्स में। तो माइनस के रूट 36 को, माइनस के रूट 25 को, माइनस के रूट 144 को हमें इंटीजर्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर देंगे बाहर निकलने के बाद, है ना। और अगर ये बाहर हो, जैसे माइनस ना हो इस रूट के आगे, तो इसे होल में रखना पड़ेगा हमें। समझ गए? वैसे तो इसको भी हम इंटीजर में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इधर आते हैं हम, रूट 5, रूट 7 या 1.43243649 ऐसे रैंडम कोई भी नंबर चल रहा है जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। 6 तो हो जाएगा ना। कैसे? 6 बाहर आ जाएगा, 3 बन के बाहर आता है 6। जैसे 3.463242, ठीक है। अरे रूट 6 जो होगा वो कैसे बाहर आ जाएगा भाई? ये तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है, एक जोड़ा बनना चाहिए ना अंदर, तभी तो बाहर आएगा वो। अगर ऐसा होता रूट 9 होता तो बनता ये रूट 3 इंटू 3। अब जोड़ा बना है तब बाहर आएगा ये, अलग अलग पेयर थोड़ी बाहर आ जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स याद कर लो कौन कौन से थे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर थे हमारे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100, 1 नहीं 121, 144, 13 का 169, ऐसे करके चल रहे थे, है ना। तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो याद होने चाहिए 9th क्लास के अंदर, है ना। तभी बात बनेगी, क्वेश्चंस के बीच में कहीं भी यूज़ हो जाएगा रैंडमली, ठीक है। खास करके फिजिक्स में देखना, जब फिजिक्स चालू करेंगे ना अपन, मोशन वगैरह पढ़ेंगे, तब देखना कितना हाई यूज़ आएगा इनका, पाइथागोरस वगैरह का। फिर से खैर, तो इर्रेशनल नंबर समझिए कौन कौन से थे। तो इन सबको मिला के एक बड़ा सेट बन रहा है जिसके अंदर रैशनल भी हैं, इर्रेशनल भी हैं। इन सब को मिला के जो सबसे बड़ा सेट बनता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। 10वीं क्लास तक रियल नंबर्स ही हैं, इसके बाहर का हमें 11वीं क्लास में पढ़ना है। इसके बाहर एक और टाइप के नंबर है जिनको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। वो खैर हमें बाद में पढ़ेंगे, उसको हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा अभी मैं। थोड़ा बहुत इसको उसके बारे में 10th क्लास में जानेंगे, हल्का बहुत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ाऊंगा ना मैं, खैर सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा उनके बारे में, लेकिन अभी डिटेल में तो हमें रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो इतनी बात समझ आ गई, व्हाट आर रियल नंबर्स। यहाँ टॉपिक डाल लो, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर मैं सारे रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर को मिला लूं तो जो बड़ा सा सेट बनेगा उसे हम रियल नंबर का सेट बोलते हैं। बात समझ गए सारे? रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल के अंदर सारे जितने भी पढ़े थे वो सारे ही हो गए बेसिकली अभी, ठीक है। अब थोड़ी एक दो बातें और इर्रेशनल नंबर्स पे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। इर्रेशनल नंबर्स की ही बात कर रहे थे हम। एक बहुत अच्छा इर्रेशनल नंबर है जिसको हम बोलते हैं पाई, ठीक है। पाई की बात कर लेते हैं थोड़ी। पाई होता क्या है, इसको ऐसे दिखाते हैं हम पाई को, ठीक है। होता क्या है ये पाई, ठीक है। जो ये बात बता रहा हूँ ना, तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा इसे, ध्यान से समझना। किसी भी अपने टीचर से पूछना व्हाट इज़ पाई, ठीक है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन जो आती है पाई की, पाई जो होता है वो रेशियो होता है किसी भी सर्कल। मानो ये एक सर्कल है, क्या ये एक सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर मानो मेरे पास एक रस्सी थी, मैंने उस रस्सी को यहाँ पे रखा और ऐसे करते 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 पूरा 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 करते करते इसके ऊपर चिपका दी पूरी रस्सी। और उस रस्सी जहाँ पे आई मैंने कट करी, ठीक है, पूरी चिपका दी इसके ऊपर, ठीक है। अब उस रस्सी की मैंने लेंथ मेजर करी, है ना। मान लो वो लेंथ कितनी आई, वो लेंथ आई लेटस से सरकमफ्रेंस के बराबर, आती भी है। अरे ये पूरी सरकमफ्रेंस ही तो है ना। फिर मैंने एक और रस्सी ली, ये सेंटर है सर्कल का, मैंने यहाँ से यहाँ तक रखी उसे, यहाँ से यहाँ तक। इसे क्या कहते हैं? डायामीटर। और ये आया हमारा डायामीटर। तो जब भी आप सरकमफ्रेंस को किसी भी सर्कल की उसके डायामीटर से डिवाइड करोगे तो आपको पाई की रेशो मिल जाएगी, जो कितनी होती है, लगभग 3.14 के आसपास होती है या 22/7 के आसपास होती है। तो वही नंबर आसपास मिलेगा आपको। इतनी बात समझ आई? पाई होता क्या है? सरकमफ्रेंस का
डायामीटर से रेशो होता है। आप बोलोगे तो बड़ी बेसिक सी बात थी, सरकमफ्रेंस कितना होता है किसी भी सर्कल का, आप बोलोगे 2πr होता है ना। डायामीटर कितना होता है, रेडियस का दुगना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है तो डायामीटर पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस का दुगना। रेडियस से रेडियस गया, 2 से 2 गया, आया तो पाए ही, है ना। बात समझे। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है, व्हाट इज पाए। कोई भी सर्कल ले लो, अगर मैं छोटा सर्कल लूँ, उसकी सरकमफ्रेंस नापूँ, डायमीटर नापूँ, और फिर मैं रेशो निकालूँ इन दोनों की, सरकमफ्रेंस ऊपर डायमीटर नीचे, तो भी रेशो पाए के बराबर ही आएगी। अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल लूँ, उसकी भी सरकमफ्रेंस, और चाहे कितने भी दुनिया में कोई भी सर्कल ले लूँ मैं, उसकी सरकमफ्रेंस का डायामीटर से जो रेशो निकलता है वो हमेशा पाए के बराबर निकलता है, ऑलवेज, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल लो, चाहे कितना भी बड़ा छोटा सर्कल लो। ठीक है। अब बात वो डिपेंड करती है, अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करोगे तो आपकी जो मेजरिंग टेप है वो कितनी एक्यूरेट है ना। आपने जो रस्सी लिया है वो कितने अच्छे चिपकी है उसकी बॉर्डर पे, आपने सर्कल बनाया वो कितना परफेक्ट सर्कल बनाया है, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी फिर वो बात। समझ रहे हो बात को। तो 3 के आसपास वैल्यू आएगी आपकी, और पाई की वैल्यू होती भी कितनी है, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है ना, तो आपकी वैल्यू 3 या 2.9 ऐसी वैल्यू आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 और 2.9 बहुत दूर नहीं है। यस, समझ गए बात को। तो पाए जो है, ध्यान से समझना, पाए को हम बचपन से कैसे लिखते आए हैं, पाए को 22/7 लिखते आए हम, या फिर 3.14 लिखते आए हम। लेकिन ये दोनों ही वैल्यू पाए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। क्या हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है। अप्रॉक्सीमेट मतलब कि लगभग लगभग वैल्यू है। एक्चुअल में जो पाए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है। ऐसे एग्जैक्ट तो यार मेरे को भी नहीं याद पाए की वैल्यू, शायद लिखी हो बुक में, पाए की वैल्यू नहीं लिखी, वेट एक मिनट देख के बताता हूँ मैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाए। तो जो पाए की वैल्यू होती है वो ट्रूली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। देखो मुझे क्यों नहीं याद, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। किसी को नहीं याद होती पाई की वैल्यू, तो ये देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, वेट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डिजिट्स लिखी हुई है सारी, देखो मैं ओपन करता हूँ इसको, थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। शुरू होती कहाँ से, 3 पॉइंट, इधर देखो 3.14592653, चलते 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 कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। ये डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, और है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कैसा इर्रेशनल नंबर है। तो ट्रू वैल्यू याद रखने का कोई पॉइंट भी नहीं है। पहले पहले मैथमेटिशियंस में ऐसी रेस लगती थी कि मैंने पाए की 200 डिजिट ढूंढ दी, मैंने पाई की 4000 डिजिट ढूंढ दी, मैंने पाई की 6000 डिजिट ढूंढ दी। क्या पॉइंट है इतनी सारी डिजिट ढूंढ के, ठीक है, जब काम हमारे 3.14 और 22/7 आ जाते हैं तो पाए की वैल्यू ऐसे 3.1459 ऐसे चलती 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 जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे वैल्यू चलती है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है जो हमारा पाए होता है, ठीक है। तो इसीलिए पाए को इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखेंगे इस बात को, पाए इज अ इर्रेशनल नंबर जो कि कभी भी टर्मिनेट या रिपीट नहीं होता। बात समझ आई, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, कभी भी रिपीट नहीं होता। ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं, ये नॉट रियल वैल्यू। नॉट रियल का मतलब यार नॉट एक्यूरेट लिख देता हूँ, आपको लगेगा रियल नंबर की बात हो रही है ना। बात समझ आई पक्का। अगर तुम थोड़े से अच्छे बच्चे हो तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे कि पाए को आपने यहाँ तो 22/7 यानी कि p/q के रूप में लिख दिया, तो इसे इर्रेशनल कैसे बता रहे हो। तो इसका आंसर मैंने अभी अभी दिया कि जो 22/7 है वो असली वैल्यू थोड़ी है, वो तो हमारी अप्रॉक्सीमेशन है। एक ऐसा नंबर जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, उसको अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लें ये मुझे ये बताओ जो मेरा काम हो जाए जिससे। तो इसलिए 22/7 या 3.14 ले लेते हैं। खुद चेक करो, 3.14 के बाद चलती जा रही है वैल्यू, तो इतनी वैल्यू हमारे काम की है,
कैलकुलेशंस इतनी बड़ी डेट से कैसे कर पाएंगे हम, है ना। तो ये हमारे काम की वैल्यूज़ हैं। और अगर आप उससे भी ज़्यादा जीनियस बच्चे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो पाई है वो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशो होता है। तो लिख तो दिया आपने पी बाई क्यू में, तो इसे इर्रेशनल कैसे कह रहे हो? ये बात एनसीईआरटी भी पूछती है हमसे। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोलती है कि जो पाए है, पाए की डेफिनेशन है कि पाए सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशो होता है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशो होता है। तो आप ये कैसा कह सकते हो कि वो इर्रेशनल नंबर है जबकि उसको हमने पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, ठीक है। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, समझना। अगर इस लॉजिक से देखा जाए, √2 है जैसे ये, तो √2 को भी मैं पी बाई क्यू में लिख सकता हूं। कैसे? √2/1 लिख दिया पी बाई क्यू में। इस लॉजिक से देखा जाए तो जब भी हम पी बाई क्यू में लिखते हैं ना, तो उसका एक छोटा सा रूल और होता है। जैसे मानो √3 है, इसको भी लिख दिया मैंने √3/1, लिख दिया पी बाई क्यू में, कोई दिक्कत। अब इसका छोटा सा लॉजिक ये है कि जब भी आप किसी नंबर को पी बाई क्यू में लिखते हो तो जो पी है वो भी रैशनल होना चाहिए, क्यू है वो भी रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे रैशनल नंबर की मैं आपको एक बढ़िया सी डेफिनेशन देता हूँ, एक ऐसी पिन पॉइंट डेफिनेशन कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना उसको हम पी बाई क्यू में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो पी है वो भी रैशनल होना चाहिए, और जो क्यू है, छोटा क्यू लिखा है मैंने, वो भी रैशनल होना चाहिए। पी भी रैशनल होना चाहिए, क्यू भी रैशनल होना चाहिए, और पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए। मतलब HCF पी और क्यू का अगर तुम निकालो तो एक आना चाहिए HCF, मतलब एक के पहाड़े में आने चाहिए दोनों के दोनों। ऐसा नहीं हो कि 2 के टेबल में भी कट रहे दोनों के दोनों, 3 के टेबल में भी कट रहे हैं, तो कट रहे तो कैंसिल आउट करके लिखना पी बाई क्यू में। जैसे अगर ऐसा लिखा है ना 14/7, तो अगर मैं पूछूं क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, तो जवाब है नहीं है पी बाई क्यू की फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं। ऐसे लिख दो अगर मैं 2√2/2, अब 2 से 2 तो कट जाना चाहिए, है ना। तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर इर्रेशनल नंबर है। ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर इर्रेशनल नंबर है। बात समझ आई? ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इर्रेशनल नंबर है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बोलो, 2πr/2r, डायमीटर कितना था 2r। अब ऊपर तो आपने पाई का इस्तेमाल कर लिया तो वो तो इर्रेशनल ही हो गया सारा। बात समझे कहाँ गड़बड़ पड़ी? तो अगर हम पाए को, पाए जो मेरा क्वेश्चन था ओरिजिनली, उसका आंसर ये बना कि पाए को मैं सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन सर्कमफ्रेंस खुद ही एक इर्रेशनल नंबर है। बात समझे? यही वाली बात हो गई कि √2 को मैं √2/1 के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन √2 खुद ही एक इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे कैसे लिख दिया आपने? तो ये फॉर्म ही पी बाई क्यू की नहीं है, तो ये फॉर्म ही पी बाई क्यू की नहीं है। दैट मीन्स पाई एक इर्रेशनल नंबर ही है। बात समझ आई? पक्का सोच लो। ये बात एनसीईआरटी पूछती है, अगर पूछे तो आप लिखोगे कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, बट इट इज नॉट द इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू पी एंड क्यू शुड बी रैशनल, मतलब पी और क्यू दोनों के दोनों रैशनल होने चाहिए। बट हेयर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr एंड पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, मतलब सर्कमफ्रेंस खुद ही रैशनल लिख दिया आपने। बात समझ आई? कुछ समझ नहीं आया लेकिन 100% आ गया। आगे बढ़ जाएं। तो क्या अभी तक क्या सीखने के लिए मिला हमें इस टॉपिक से? पॉइंट नंबर 1, पाई इर्रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम किसी को पी बाई क्यू में लिखेंगे तो पी और क्यू दोनों के दोनों रैशनल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए दोनों। ठीक है। अच्छा, ये पी बाई क्यू की फॉर्म है क्या? हाँ ये है, क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहे, दोनों के दोनों रैशनल भी हैं। ये है पी बाई क्यू की फॉर्म। समझ गए? बढ़िया। इर्रेशनल नंबर्स की एक आधी प्रॉपर्टीज देखते हैं, काम आएंगी तुम लोगों के। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मैं एक इर्रेशनल नंबर को
इर्रेशनल नंबर से ही जोड़ दूं तो क्या एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा? सोचो। तो जवाब है ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? मानो मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया, लेट अस से √5, उसको मैंने एक इर्रेशनल नंबर से ही जोड़ दिया, लेट अस से -√5। जोड़ सकते हैं, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, तो कितना आंसर आएगा इसका? 0 प्लस √5 से -√5 कट गया, तो 0 कैसा है? 0 तो रैशनल हो गया। 0 तो बात समझे? तो इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल जिससे जोड़ने पे क्या आता है? गलत जवाब। कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। वो तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में आया ना, रैशनल तो इस एग्जैक्ट एग्जांपल में आया। अगर मैं ऐसा करता कि मैं 0 लेता, या 0 नहीं, मैं √3 लेता, इसको √2 से जोड़ता, तो ये तो वैसे जोड़ नहीं सकते हम, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा √3 जमा √2। लेकिन मैं इतना 100% श्योर हूँ कि √3 भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, तो इर्रेशनल ही आएगा इनका आंसर जो भी आएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जब इनको जोड़ेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम इर्रेशनल को रैशनल से जोड़ते हैं या घटाते भी हैं, दोनों चीज लिख दी मैंने, जोड़ते हैं या घटाते भी हैं, इस पर ध्यान देना, तो कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इर्रेशनल, दोनों ही चीज़ें आ सकती है। इर्रेशनल को मैंने आई से दिखा दिया, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इतने में। कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? जोड़ने घटाने पे हम कह नहीं सकते कि रैशनल को रैशनल से। अच्छा एक बात और, दूसरी बात, अगर मैं रैशनल को, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं वैसे तो हम, खैर जाने दो, नाम कभी और बताएंगे। रैशनल को रैशनल से ही जोड़ूं तो क्या आएगा? तो ये तो पक्का रैशनल ही आएगा, ऑलवेज। कैसे? कोई रैशनल नंबर सोचते हैं -3, कोई दूसरा रैशनल नंबर छोड़ते हैं 3.2, इनको जोड़ा तो कितना आया? 0.2। ठीक है, देख लेना कैसे आया। ठीक है, अरे 0.0 कर लेना, फिर माइनस कर देना। ठीक है, तो रैशनल को रैशनल से जोड़ा रैशनल ही आता है हमेशा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, और घटाने पे भी अगर मैं जब भी जोड़ने और घटाने की एक साथ बात करनी है तो मैं प्लस माइनस ऐसे लिख दिया करूंगा, मतलब चाहे आप प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, ये इक्वेशन सच है। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ने या घटाने पे हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन इर्रेशनल को इर्रेशनल से जोड़ने घटाने पे रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बात समझ आई? थर्ड पॉइंट जो मेरा मैं बना रहा हूं अभी तुम लोगों के लिए, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। रैशनल को मल्टीप्लाई करें अगर रैशनल से तो क्या आएगा बताओ? तो ऑफ कोर्स एक रैशनल ही आएगा। रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करके तो रैशनल ही आएगा। इसका तो मेरे को एग्जांपल लिखने का मन नहीं कर रहा, देख लो 4.2 को अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ रहा है। कोई सा भी एग्जांपल तुम सोच रहे हो सकते हो, ऐसा समझ रहे हो बात को? तो रैशनल तो कभी हमेशा रैशनल नंबर ही देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जोड़ लो घटा लो, कुछ भी कर लो उनका। रैशनल को रैशनल के साथ कुछ भी करोगे वो रैशनल ही देगा हमेशा। इर्रेशनल में हमें सोचना पड़ता है। तीसरा नहीं, चौथा है। अगर मैं इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इर्रेशनल नंबर से तो क्या आएगा? सोचते हैं। मानो एक इर्रेशनल नंबर लिया मैंने, लेट अस से √3 लिया, मैंने एक और इर्रेशनल नंबर लिया, लेट अस से √5, कितना आया? √15। ये तो इर्रेशनल है भाई, 15 तो रूट से बाहर आएगा ही नहीं, इर्रेशनल है ये तो। लेकिन अगर मैं √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करता तो क्या आता? तो √9 आता, और ये तो बाहर आके 3 बन जाता, तो ये तो रैशनल हो गया भाई। क्या बन गया? तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करके रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। इनका पूरा नाम लिख लेना, मैंने ऐसे छोड़ दिया। बात समझ आई? इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करके रैशनल इर्रेशनल दोनों नंबर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। समझ आई? एग्जांपल छोड़ रहा हूं मैं लिखा हुआ, ठीक है? हाँ, ऐसे क्या हो कि अगर मैं रैशनल को मल्टीप्लाई करूं इर्रेशनल से, रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? गेस कर सकता है कोई? मानो मैंने रैशनल नंबर लिया √3, सॉरी सिर्फ 3, इर्रेशनल नंबर लिया √3, तो इधर कितना आया? 3√3, यही आया। ये तो इर्रेशनल है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर रूट का नंबर है। लेकिन
अगर मैं रैशनल नंबर लूँ कौन सा, मान लो मैंने 0 ले लिया, मैं एक इर्रेशनल नंबर लूँ, इर्रेशनल में मैंने क्या ले लिया, √3 ले लिया, तो कितना आंसर आया 0। ये तो रैशनल हो गया। तो अगेन इर्रेशनल और रैशनल दोनों आ सकते हैं, इर्रेशनल और रैशनल दोनों आ सकते हैं। डिवाइड में भी ये बात सच है, ठीक है। बात समझ गए मेरी, क्या क्या बोला मैंने। ये बात जो मैंने मल्टीप्लाई में सिखाई ये बात डिवाइड में भी सच है। यहाँ पे भी ये बात जो मैंने मल्टीप्लाई में सिखाई वो डिवाइड में भी सच है। यहाँ पे भी ये डिवाइड में भी सच है ये बात, ठीक है। ये तो बस मैंने तुम्हें ये समझाया है कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से हैंडल करना उसे। बाकी तुम पूरा लिख लेना इसको अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे इसके, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक बात और ध्यान रखना, ये बात, हमने 2 तरह के रूट पढ़ रखे हैं। स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट पढ़ा है, किसी ने शायद 4th रूट भी पढ़ा हो, किसी ने शायद 5th रूट भी पढ़ा हो। अगर ऐसा है, मानो अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर होता था 2 × 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसे हम 2 कह देते थे। याद है किसी को, याद है सबको। अब बोलोगे 2 क्यों लगा रहे हो अब यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है कि ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं पे किसी ने क्यूब रूट के बारे में पढ़ा हो तो उसमें यहाँ पे छोटा सा 3 लगता था, और उसके अंदर ऐसा होता था, अगर कैसे होता था, 2 × 2 × 2, यानी कि इसको बोलते थे क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = ये कितना होता था, ये 2 होता था। याद है किसी को। एक और होता है इसके अलावा भी, अगर यहाँ 4th रूट है तो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 का जोड़ा बनता था, क्यूब रूट के अंदर 3 3 का जोड़ा बनता था, 4th रूट में 4 4 का बन जाएगा, 5th रूट में 5 5 का बन जाएगा, 6th रूट में 6 6 का बन जाएगा। बस 2 सिखा दिए, बाकी तो बच्चे खुद ही इमेजिन कर लेते हैं, इसलिए सिखाते नहीं उसको। तो ऐसा है, अगर 2 × 2 × 2 × 2, तो ये चारों के चारों बाहर आ जाएंगे 4th रूट से। कितना बन जाएगा, 4th रूट ऑफ 16 कितना होता है, 2 होता है। समझ गए बात को। अगर यहीं पे ध्यान देना, कभी भी ऐसा लिखा है, मानो ऐसा लिखा है यहाँ पे 5 रूट ऑफ 3 1 2 5, 5th रूट है ये, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे करना ही मत, ठीक है। इसको पता है तुम कैसे करना, इसको ऐसे करना, 5th रूट ऑफ 3 1 2 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो 3 1 2 5 को ऐसे लिखो और पावर लगा दो इसकी 1/5, ऐसे लिख दो इसको। 5th रूट का मतलब ये है कि पावर इसकी 1/5 है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 1 2 5 को 3 1 2 5, 5 से करा बोलना, 5 625, 5 125, 5 25, 5 5, तो मैं 3 1 2 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 की पावर 5 की पावर 1/5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे। पावर 1/5 थी ना ऊपर, ठीक है। पावर की पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तुम तो 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाई करते हैं, इसे काटा तो 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो 3 1 2 5 का 5th रूट कितना होता है, 5 होता है। समझ आई बात। अब यहीं पे सुनना है इस बात को मेरी। अगर ऐसा होता 5th रूट ऑफ 3 1 2 5 की जगह मैं 2 कर देता, तो ये नंबर कभी बाहर आ पाता इस 5th रूट से, कभी बाहर ही नहीं आ पाता ना, क्योंकि 3 1 2 5 परफेक्टली बन रहा था वहाँ पे। मैंने इसको हल्का चेंज कर लिया, रूट से तो बाहर आ नहीं पाएगा, 5th रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो नंबर था ये तो रैशनल था, कैसा था, लेकिन ये जो नंबर है जो 5th रूट को बता रहा है, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट 5th रूट में आ ही नहीं रहा, तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो कोई सा भी रूट हो चाहे, लेकिन अगर नंबर उससे बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो उसे हम इर्रेशनल ही बोलेंगे। अगर कोई सा भी रूट है, जैसे ये सारे बाहर आ गए थे तो ये रैशनल है, ये सारे बाहर आ गए तो ये रैशनल है, ठीक है। अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो उसे हम इर्रेशनल ही बोलेंगे, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो 4th रूट हो, चाहे वो 5th रूट हो, चाहे वो nth रूट हो, कोई सा भी। nth रूट मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n तक कोई सा भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ आई। चलो बाकी अगल करते हैं। तो इसके बाद इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर कहता है हमसे,
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, इफ नो गिव टू एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन ने बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव लिखा हुआ है प्लस वीई, इंटीजर्स इररेशनल। फिर अगर है तो मतलब वेरीफाई करना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे। कह रहा है आर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब ये तो समझ गए, स्क्वायर रूट इस वाले रूट की बात कर रहा है, सेकंड रूट जिसको हम कहते थे, है ना, जो हमारा रेगुलर वाला रूट होता है। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, जैसे 3, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो कह रहा है ये इररेशनल है क्या? क्या ये रूट से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो ये तो इररेशनल है। ठीक है, ये तो कैसा हो गया? इररेशनल हो गया। तो कह रहा है इररेशनल, पूरा ही लिख देते हैं इसको। तो ऐसे कह रहा है कि इसका सारे के सारे स्क्वायर रूट इररेशनल निकलेंगे या कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे? तो जवाब है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो तो रैशनल हो जाएगा ना। जैसे ये है परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 36 हो गया, तो ये तो 6 बन जाएगा, तो 6 तो रैशनल होता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, यहाँ से लिखना शुरू करोगे, नो ऐसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रैशनल। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रैशनल होता है। ये बात हम ऑलरेडी बढ़िया तरीके से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर क्यूब रूट, बेसिकली सेम क्वेश्चन में स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट बोला है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसका भी देख लेते हैं, ये भी हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर क्यूब रूट अगर ऐसा है, मान लो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को थर्ड पावर से दिखाते हैं ना, थर्ड इधर पावर लगाए थे। तो अगर क्यूब रूट है किसका, मान लेते हैं 12 का, तो ये तो कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो तीनों एक जैसे होने चाहिए बाहर आने के लिए क्यूब रूट से, तो ये तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये तो इररेशनल हो गया। कैसा हो गया? लेकिन अगर क्यूब रूट हो किसी ऐसे नंबर का जो बाहर आ जाए, जैसे कि 27, हम जानते हैं कि जो 27 होता है वो क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है कि नहीं होता? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। कोई परेशानी इतने में? अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3, यही तो मतलब होता है इसका। तो 3 की पावर क्यूब, और इस थर्ड रूट की जगह मैं पावर 1/3 लगा सकता हूँ। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो आंसर 3 आता है। अब बोलोगे तो हमें पहले ही पता था कि क्यूब रूट के अंदर 3 एक जैसे नंबर बन जाते हैं, तो तीनों में से कोई एक बाहर आ जाता है। लेकिन असली प्रोसेस ये होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/3 है उसकी, असली मतलब ये है इसका। पावर 1/3 से पावर 3 तो वैसे भी कट जाएगी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल 3 कहता है 3 नंबर लिखने, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-recurring, है ना, non-repeating लिखा है वैसे तो, non-repeating मतलब कि ना ही वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। 3 पॉइंट पीछे कुछ भी लिख दो अब इसके, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 4 3 2 4 3 6 4 2 3 2 ...
एक एग्जाम्पल मैंने खुद लिख दिया, बस इस बात का ध्यान रखना कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 2 3 2 4 3 4 ऐसे है ना, यहाँ पे 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 ऐसे मत कर देना कि रिपीट होने लग जाए वो, ठीक है, तभी तो इसको इरेशनल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बाकी के 2 आपको खुद लिखने हैं। इसमें कोई भी आगे नंबर लिखो, पीछे कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो, डॉट 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 डाल के इरेशनल नंबर बनेगा, बस उसमें से कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना आप, ठीक है। और ऐसे कौन से नंबर होंगे सोचना, ये तो खैर डेसिमल वाले नंबर हो गए ना, और अगर नंबर के लिखने के लिए बोलूँ तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा जैसे √2, √5, √7, क्या √9 होगा, नहीं, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 9, तो ये तो नहीं बनेगा। √10 होगा क्या, हाँ होगा। तो ये बने हमारे, ये जो नंबर हैं इनका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनेगा, और इस तरह की डेसिमल आएगी इसमें, कुछ चलते चलते ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, अब देखो यहाँ से आगे के क्वेश्चन करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप रूट की वैल्यू सारी याद रखो। कैसे, मैं याद रखता हूँ तुम्हें। √1 जो होता है वो लगभग वो 1 के ही बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं कि 1 को मैं 1 × 1 लिख सकता हूँ, जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। √2 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 के बराबर होता है, मतलब 1.4 ऐसे चलता जाता है, डॉट 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 ऐसे, है ना। एग्जैक्ट पूरी वैल्यू तो देखो मुझे याद नहीं, क्योंकि किसी को नहीं याद हो सकती पूरी वैल्यू तो रूट वाले इरेशनल नंबर्स की, वो तो चलता जाता है ना। तो आगे के हम 1.41 तक याद रख लेते हैं इसको, 1.41, है ना। एक सेकंड रुकना ज़रा। हाँ, 1.41। √3 की जो वैल्यू होती है ये लगभग 1.73 के आसपास होती है, 1.73 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बता रहा हूँ, काम आएंगी थोड़ी देर में, बता रहा हूँ जैसे मैं, बस इसको यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। √4 की वैल्यू अगर आप पूछो तो आपको तो यार 2 ही होती है, तो इसे तो याद ही रखना हमें, ठीक है। तो √5 को देखते हैं। √5 लगभग कितना होता है, √5 लगभग होता है 2.23। √6 कितना होता है, लगभग 2.44। और सीधा फिर बस इतना बहुत है, इतना याद रखो बस, ठीक है। बाकी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिखवा दूंगा वैल्यू, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज हमें याद रखनी है, इतनी वैल्यू लर्न कर लो, आपको किसी भी समय याद होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों बोला ऐसा, क्वेश्चन है देखना अगला, एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, ध्यान देना मेरी बात पे। एग्जाम्पल 4 में कहता है कि एक रैशनल, इंसर्ट अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर बताना है हमें, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। 3 और 4 के बीच में लेट अस से मुझे एक रैशनल नंबर बताना है, रैशनल, इन दोनों के बीच में 3.5 आता है, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, कैंसिल आउट करा 7/2 मेरे ख्याल से, है ना। तो ये तो मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया। अब इरैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, मुझे पता है इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो कोई सा भी एक बता दो, बता देते हैं। 3.42365 कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा, मिल गया इरैशनल नंबर। अरे चलता जाएगा यार, इरैशनल है क्योंकि, और देखो 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3.4 है, समझ रहे हो बात को, इन दोनों के तो बीच में ही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है, राइट 2 इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में 2 इरैशनल नंबर बताने हैं, 2 इरैशनल नंबर, 2 इरैशनल नंबर बताने हैं।
1/7 और 2/7 के बीच में 1/7 की वैल्यू लगभग निकाल लेते हैं, 2/7 की वैल्यू लगभग निकाल लेते हैं, उनके बीच में क्या आएगा फिर वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो जो 1/7 होता है, अरे इर्रेशनल नंबर निकालना है हमें, इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए डेसिमल वैल्यू तो चाहिए होगी ना हमें, तो इसको पहले मैं डेसिमल में कर लेता हूँ। 1/7 को 1 इधर 7 इधर, 0 पॉइंट कितना हुआ बताना, 0 लगा 1 पे 7, फिर 3 पॉइंट से 0 हो गया, 7 चौक 28, तो लगभग 0.14 बहुत है इतनी मेरे लिए वैल्यू, है ना। ये कितना हो गया 0.14 हो गया लगभग 1/7 है। ये ऐसा निशान क्यों लगाता हूँ, अगर इक्वल लगा दूँ मैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है, हालांकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगाता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, ठीक है। हालांकि इसकी वैल्यू और आगे चल रही है जो कि मैंने नहीं सॉल्व करी, ठीक है। इसके बाद 2/7 भी निकाल लेते हैं ऐसे। जब तुम निकालोगे तो मेरे ख्याल से 2/7 लगभग 0.28 के लगभग बराबर आएगा। मुझे कैसे पता, क्योंकि 1/7 इसका डबल है, तो 14 का डबल 28 होगा, है ना। चेक करके देख लेना कोई। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का कोई नंबर चाहिए, एक दो नंबर चाहिए वैसे तो, दो इर्रेशनल नंबर। तो 14 और 28 के बीच में 15 आता है, तो 0.15 अब पीछे कुछ भी लिख दो क्योंकि इर्रेशनल चाहिए हमें। देखो ना 14 और 28 इनके बीच में आ रहा है, पीछे कुछ भी लिख दो, जैसे 1 2 3 4 3 2 4 2 4 8 0 0 से लिख दो, एक नंबर मिल गया। बाकी दूसरा खुद सोच सकते हो। 14 और 28 के बीच में 20 भी आता है, 0.2 1 2 3 4 4 6 2 4 3 2 कुछ भी लिख दो, मिल गए दो इर्रेशनल नंबर। और हैं किसके बीच में, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है इफ टू रैशनल एंड टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ओके। √2 और √3 के बीच के दो रैशनल और दो इर्रेशनल नंबर चाहिए हमें, कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये 6 है। √2 एंड √3 के बीच के दो तो चाहिए रैशनल और दो चाहिए क्या, इर्रेशनल। कैसे करेंगे, हमें पता है इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें डेसिमल चाहिए होती है, इसीलिए मैंने बोला कि √2 की डेसिमल वैल्यू आप याद रखो कितनी है, जो कि लगभग कितनी है 1.41, और √3 की कितनी है लगभग 1.73, है ना। अब इन दोनों के बीच का दो रैशनल निकाल देते हैं। पहले रैशनल के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। 41 और 73 के बीच का 42 कर लेते हैं, इसका जस्ट अगला 1.42 लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच का ये 141 और 141 और 173 के बीच में ये कहीं, और टर्मिनेट हो गया। इसके बाद ये जो है ना, ये जो काम करा है मैंने, इसको कहीं साइड में करना, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू ये थोड़ी है। चलो लिख भी लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात समझ आई। इन दोनों के बीच का है कि नहीं है, और टर्मिनेट हो गया मतलब रैशनल भी है। क्या इसको रैशनल की फॉर्म में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में छोड़ना होता है। 142 अपॉन में 100। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। एक और ढूंढ लेते हैं, अगला 1.43 कर लेते हैं, जस्ट इसका अगला ही, इन दोनों के तो बीच में ही है अभी भी, तो इसको भी कर लेते हैं 143 अपॉन में 100। ये तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच के दो रैशनल नंबर तो हमें मिल गए, इर्रेशनल नंबर भी ढूंढ लेते हैं। इर्रेशनल कैसे ढूंढते हैं, इन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर लिखो, पीछे उसे कुछ भी लिख दो जो मर्जी, जैसे 1.45 इन दोनों के बीच में, अब पीछे कुछ भी लिख दो, 3 2 4 3 2 3 6 3 2 ... एक और दूसरा खुद से लिख देना आप, समझ गए। दो रैशनल बताने थे, दो इर्रेशनल बताने थे, रैशनल बता दिए, एक इर्रेशनल बताया, दूसरा आप खुद से लिखना, ठीक है। फास्ट हो रहा है, ज़्यादा है, समझ आ रहा है, चलो बढ़िया। इसीलिए मैंने बोला था कहीं भी यूज़ में आ जाती है वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हैं, नहीं तो तुम बार बार ऐसे करके निकालनी पड़ेगी तुम्हें।
रूट 10 तक वैल्यूज़ याद ही कर लो, मैं तो कह रहा हूँ सबकी, पॉइंट के बाद के 2 नंबर बस, और नहीं तो चलता जाएगा ना, कितनी वैल्यू याद रखोगे। पाई की वैल्यू भी पॉइंट के बाद के 2 नंबर याद रख लो, 3.14, इतना ही तो होता है पॉइंट के बाद के 2 नंबर, और इतनी तो वैल्यू में पहले ही आती है। खैर, इसके बाद क्या कहता है, फाइंड 2 रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बिटवीन दिस एंड दिस। देखना एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर है 0.343444344443, इस तरह चल रहा है, समझ रहे हो ना। 4 इधर, एक बार 4 था, इधर 2 बार 4 था, इधर 3 बार 4 था, इधर 4 बार 4 था, अगले 5 बार आएगा, इस तरह चल रहा है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। क्या ये रिपीटिंग है? नहीं। तुम्हें लगेगा ऐसा देखने से नहीं कि पैटर्न तो मिल गया मेरे को, लेकिन वो पैटर्न रिपीटिंग पैटर्न थोड़ी है, 4 का नंबर हर बार बढ़ता जा रहा है, तो इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद 0.363663 0.363663, ठीक है। इसके बाद 3 बार 6 हो जाएगा, फिर 4 बार 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, इन दोनों के बीच के हमें 2 रैशनल नंबर लिखना है जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। इन दोनों के बीच के 2 रैशनल नंबर लिखने हैं, लिख देते हैं। कैसे? इधर क्या है, पीछे का भूल जाओ सारा, 0.34 है इधर, इधर 0.36 है ना। चलो तुम तीन डिजिट देखो, इधर इसके 3 डिजिट देखो, इसके 3 डिजिट देखो। इधर 343 यानी कि 343 है, इधर 363 है। इन दोनों के बीच के कोई भी 2 नंबर हम लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 0.344 हो जाएगा जस्ट, इसके बाद टर्मिनेट कर दिया मैंने, मतलब रैशनल हो गया। फिर इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा, 0.345, इन दोनों के बीच में ही है। p बाई क्यू में कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटाओ, कैंसिल आउट कर लेना, ये 2 से कट रहे हैं दोनों, नहीं 4 से कट रहे हैं, हाँ 4 से कट रहे हैं दोनों, और ये 5 से कट रहे हैं। 1000 आएगा, हाँ 1000 आएगा, 3 0 है ना नीचे, ठीक है। तो अब तो पक्का, हाँ ये 4 से कट रहा है और ये 5 से कट रहा है, कैंसिल आउट कर लेना इनको। अच्छा, इसमें क्या आंसर मैच होगा हमारा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हो सकता है उन्होंने कौन सा लिया हो, तुमने कौन सा लिया हो, ठीक है। तो जब भी 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर निकालने का क्वेश्चन आता है, वो कभी भी आपका मैच नहीं होगा, ध्यान रखना। हो जाए तो हो जाए, क्या पता तुक्का लग जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहीं पे ये तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1C, नंबर लाइन पे इरैशनल नंबर्स को किस तरह दिखाते हैं। तो इस टॉपिक में हमें बात करना होता है कि जो इरैशनल नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर मतलब के जैसे √3 हो गया, या √2 हो गया, या √5 हो गया, इनको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो ये नंबर्स हैं, जैसे √3 है, इसकी वैल्यू चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब 1.73 करते चलते 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 ना ही टर्मिनेट होगी और ना ही कभी रिपीट होगी। तो इस तरह के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे किस तरह दिखा सकते हैं, यही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप इसको याद रख लेना, ये एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। देखो, पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इतने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नंबर लाइन पे ये रहा कहीं 0, ये रहा कहीं 1, ये रहा कहीं 2, ये रहा कहीं 3, ऐसे चलती जा रही है नंबर लाइन, है ना। मैं √2 को दिखाने वाला हूँ, √2 को। अब सोचो ध्यान से कि √2 किस ट्राइंगल में अपीयर होगा, ठीक है। ये सोचने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस भी 1 है
और हाइट भी 1 है, 1 यूनिट है। इसका बेस भी कितना है 1 और हाइट भी कितनी है 1। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? अब आप बोलोगे हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है ना हाइपोटेनियस के स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। अगर ये स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ भेज दूँ तो ये अंडर रूट बन जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो लगाओ ज़रा, परपेंडिकुलर भी कितना है? परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। तो ये कितना हुआ? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि अंडर रूट में 2। हाइपोटेनियस कितना हुआ? अंडर रूट में 2। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेशन को यहाँ से मिटा देता हूँ, बस आप साइड में कहीं लिख लेना इसको। अगर बेस भी 1 है और हाइपोटेनियस भी 1 है, तो सॉरी, बेस भी अगर 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो जो हाइपोटेनियस होता है वो कितना होता है? √2 होता है। इस बात को आप याद भी रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अगर एक और बात, अगर एक और ट्राइंगल के बारे में बात करो, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर तो 1 ही है, लेकिन जो बेस है वो मान लो √2 है। कितना है? √2 है। तो मुझे बताओ हाइपोटेनियस कितना होगा? ये हाइपोटेनियस कितना होगा? निकालते हैं नीचे इसको। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यही होता है। तो हाइपोटेनियस का किसके बराबर होगा? अंडर रूट में बेस कितना है? √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट? इधर ये जो स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट बन गया, इसीलिए यहाँ से ये यहाँ आ गया। और बेस कितना था? √2 था, तो √2 ऐसा का ऐसा ही रहा। स्क्वायर से ये रूट चला गया, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आता है? अंडर रूट में 2 + 1, यानी कि अंडर रूट में 3। तो हाइपोटेनियस कितना हुआ? √3। क्या आप पैटर्न समझे? चलो नहीं समझे अभी। अगर मैं एक और ट्राइंगल लूँ, उसका मैं बेस ले लूँ √3 और परपेंडिकुलर ले लूँ 1, तो गेस करो ये कितना आएगा? √4 आएगा, √2, √3, ये √4 आना चाहिए। चेक करते हैं। हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यही होता है। बताओ बेस कितना है? √3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर। इससे ये मर गया। हाइपोटेनियस कितना आया? 3 + 1 यानी कि √4। √4 कितना होता है? ये तो हमें मालूम है। तो हाइपोटेनियस 2, या तो हाइपोटेनियस को मैं √4 लिख दूँ, या √4 नहीं लिखना तो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और ट्राइंगल देखते हैं। अब आप समझ गए क्या होना है। अगर मैं 1 1 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है, ये क्या था? ये 1 था। क्या इसको मैं √1 लिख सकता हूँ? क्योंकि √1 तो 1 ही होता है। ये √1 था, ये √2 था, ये √3 था, तो ये √4 होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसका हाइपोटेनियस कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब, √5। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये तो 1 है, इधर √7 है, तो ये कितना आएगा? √8 आएगा। सिंपल सी बात, √8 आएगा। चाहे तो आप चेक करके देख लो, निकाल के देख लो। जैसे हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? 1 का स्क्वायर। बेस कितना? √7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 + ये दोनों कट गए 7। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 8, तो हाइपोटेनियस बराबर √8, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। हालांकि हमने पैटर्न समझ लिया, ठीक है। पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न ये कहता है कि किसी भी रैशनल नंबर को, सॉरी किसी भी रूट वाले नंबर को, है ना, हमें हाइपोटेनियस पे लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या लाना है? मुझे मानो √10 लाना है, इसके लाना है √10 लाना है। तो परपेंडिकुलर मुझे कितना करना पड़ेगा? 1। और ये कितना करना पड़ेगा? √9 कितना होता है? 3। समझ गए? अगर मेरे को क्या लाना है, यहाँ पे मुझे √20 लाना है, तो यहाँ कितना पड़ेगा? और इधर ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं एक बार नंबर लाइन की तरफ। फॉर एग्जांपल मेरे को √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है √2 को नंबर 9 पे दिखाना है मुझे। ये खींची मैंने एक लाइन, यहाँ पे करा 0, यहाँ पे करा 1, यहाँ पे करा 2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1.4 कुछ होती है ना, इतना तो जानते हो। तो मतलब यहाँ कहीं आना चाहिए, 1.4 यहाँ कहीं आना चाहिए, है ना। मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन तरीका है इसका एक पूरा प्रॉपर। कैसे तरीका है? आप क्या करो, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। क्या करो? एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, और ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ करो कि उसका बेस तो कितना हो, क्योंकि ये दिखाना है ना आपको। तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल चाहिए होगा मुझे बताओ? ये दिखाने के लिए परपेंडिकुलर कितना चाहिए होता है? ये कितना चाहिए होगा? √1। √1 तो 1 ही होता है, या तो √1 लिख दो चाहे 1 लिख दो, एक ही तो बात है। तो इधर 1 और ये √2 होगा। सब अग्री करते हो इस बात से? तो जितना मेरा बेस है, एक मिनट इसे मैं पिन कर लूँ यहीं पे। हाँ, तो जितना मेरा बेस कितना है? 1 यूनिट का है क्या? तो यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट तक मैंने बेस खींच दिया अपना ये। तो ये रहा मेरे ट्राइंगल का बेस। देखो 0 से 1 बन गया ना। अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, कितना चाहिए? 1 यूनिट का ही चाहिए। तो अब स्केल से नाप के, डू वी हैव अ स्केल हियर? ये रहा। तो जितना, वैसे तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन पहले बार करा रहा हूं तो उसको ठीक से करा रहा हूं। तो जितना हमारा ये था, ये 20 सेंटीमीटर का है लगभग, उतना ही आपको एक परपेंडिकुलर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डाल दिया हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे यहां तक का। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई बात नहीं, आप कॉपी बनाओगे अच्छे से बनेगा। ठीक है, करा क्या है, जितना हमारा बेस था उतना ही हमने परपेंडिकुलर भी डाला है। जितना बेस था उतना ही हमने परपेंडिकुलर भी डाला है। ठीक है, ये भी कितना हो गया? 1। ये भी कितना हो गया? 1। इसे हटा देता हूँ। ये 90 डिग्री है क्या? अब मुझे बताओ इसका हाइपोटेनस कितना होगा? इसका कितना होगा? कितना होगा? √2 होगा। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। √2 है ना। कोई दिक्कत परेशानी? अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास जानते हो क्या होता है? उसके पिन को यहाँ लगाना है इधर, और उस कंपास को खोलना है यहाँ तक का। अब ये कंपास कितनी दूरी पे खुला हुआ है? अब ये इसकी लेंथ कितनी है? दोबारा से पेन देना, एक और दो। कंपास की पिन को मैंने यहाँ लगाया, जो उसकी निप होती है, और उसकी जो आगे की जो लेंथ थी उसको मैंने यहाँ तक खोल दिया ऐसे। अब ये कंपास की लेंथ कितनी खुली हुई है? अभी ये फिक्स हो जाता ना कहीं, तो एक जगह फिक्स है मानो ये। तो ये कितनी लेंथ है अभी? अरे यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी थी? तो ये भी √2 पे ही है क्या? तो मुझे पता लग गया √2 लेंथ कितनी होती। कहाँ? यहाँ पे भी मैं √2 लेंथ नाप सकता हूँ। ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे डालूंगा, है ना। कहीं पे भी मैंने ऐसे करा तो ये दोनों पॉइंट को ऐसे डालूंगा, बीच में सीधी लाइन खींचूंगा, ये भी √2 लाइन खींचेगी। क्या इतनी बात समझ आई? पक्का? तो मैंने क्या करा, इसको तो यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा, और यहाँ से रख के ऐसे करके एक लाइन डाल दी हमने। समझ रहे हो? ऐसे आर्क लगा दी एक, जैसे इसको ऐसे फिक्स किया यहाँ पे, और इसको ऐसे करके एक आर्क लगा दी यहाँ पे। समझ रहे हो? ये एक ऐसे सर्कल की आर्क है, पूरे सर्कल नहीं खींचना मैंने, सिर्फ एक आर्क लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि मुझे ये पॉइंट पे √2 चाहिए था। अब क्या, यहाँ से लेके, इसे हटाते हैं। अब क्या देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? मुझे बात बताओ एक। क्या ये √2 हो गई? हो गई, बिल्कुल। समझ गए क्यों हो गई √2? क्योंकि जो हमारा कंपास था उसको √2 तक फंसा रखा था हमने। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी √2। तो अब उसको अगर मैं ऐसे पूरा सर्कल भी बनाता तो सर्कल की पूरी रेडियस कितनी रहती? मानो मैं इसको पूरा एक सर्कल बनाता ऐसे करके, इस सर्कल की रेडियस कितनी रहती? मतलब यहां से यहां तक की दूरी √2, यहां से यहां तक की दूरी √2, यहां से यहां तक की दूरी √2, यहां से लेके यहां तक की दूरी √2। और यही तो चाहिए था हमें, नंबर लाइन पे √2 को दिखा दिया, खत्म कहानी। बात समझे? थोड़ा सटल तरीका है लेकिन अच्छा है ना। क्लियर? इतने समझ आ गया सबको? ओके, अब हम बात करते हैं √3 की। √3 को कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ये 1E में देखो, 1E जो लेक्चर है, पहले तो रूट वाले नंबर को दिखाते हैं इसमें। √2 को दिखाओ, √3 को दिखाओ, √10 तक सारे दिखाएंगे हम एक एक करके, है ना। सबका सही सेम ही तरीका है। फिर पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे, उनका अलग तरीका है थोड़ा सा। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज में भी सेम ही चीज़ है, एग्जाम्पल में भी सेम ही चीज़ है, तो एक ही बार करेंगे बस इसे हम, ठीक है। तो इसे हटाता हूँ मैं। अब मुझे किसको दिखाना है, लेट अस से मुझे √3 को दिखाना है। किसको दिखाना है? एक एक करके दिखाते चलते हैं सबको। √3 को कैसे दिखाएंगे? √3 के लिए कौन सा ट्राइंगल चाहिए होगा पहले मुझे बताओ। बेस कितना चाहिए होगा? बेस कितना चाहिए होगा? √2। बेस कितना चाहिए होगा? √2। और परपेंडिकुलर कितना चाहिए होगा? हाथ काला हो गया। √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है हमें सेकंड वाले में। ये चीज़ मैं बोर्ड पे समझाने के लिए ऐसे ही कर दे रहा हूँ, आपको पूरा स्केल वगैरह से करनी है इस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा प्रॉपर स्केल से करके दिखाना पड़ेगा हर चीज़, स्केल से, क्या कहते हैं उसे, कंपास से, ठीक है। 90 लग रही है तो ठीक है। ये जैसे एक लाइन खींची मैंने, तो √3 के लिए ट्राइंगल कौन सा चाहिए होगा? पहले ट्राइंगल साइड में ड्रॉ कर ले करो हमेशा। ये तो चाहिए, उल्टा बना दिया। उल्टा था सीधा था? नहीं नहीं, पहले ही ठीक था। हाँ, बेस इस तरफ, ये इधर और ये इधर। अब ठीक है। तो ये चाहिए होगा कितना? 1। ये चाहिए होगा कितना? 2। तो ये कितना मिल जाएगा? ट्राइंगल पता लग गया। तो मुझे बेस कितना चाहिए? √2। बेस कितना चाहिए? ठीक है भाई। इधर कहीं 0 है, इधर कहीं 1 है, इधर कहीं 2 है, ठीक है। बेस √2 चाहिए, लेकिन इसके लिए अब मैं बेस कैसे ड्रॉ करूं? पहले बेस 1 चाहिए था मुझे, पहले बेस कितना चाहिए था? 1। तो उसको तो मैंने फटाफट ड्रॉ कर दिया था। अब बेस कितना चाहिए? तो अब इसको कैसे ड्रॉ करें भाई? 2 तरीके इसके। तो पहले वाला ट्राइंगल दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। कैसे करा? यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन खींची थी 1 यूनिट की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन खींची थी, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, इसको ऐसे ज्वाइन किया था। ये कितना हो गया था? ये हो गया था √2 यूनिट्स। कितना हो गया था? अब बेस चाहिए था कितना मुझे? मुझे बेस कितना चाहिए? तो या तो मैं इस ट्राइंगल के ऊपर एक लाइन खींच दूं ऐसे, समझ रहे हो कैसे? अब देखो, ये जो ट्राइंगल बना नया वाला 90 डिग्री वाला, ये भी 90 डिग्री है। ये जो ट्राइंगल बना अभी, ये वाला ट्राइंगल, इसको OPQ कह देते हैं। नए वाले ट्राइंगल को इसको M कह देते हैं। पहले वाला ट्राइंगल OPM था, अब वाला ट्राइंगल OPQ है। अब ये वाला जो ट्राइंगल बना है, इसकी जो हाइट है उसको मैंने 1 ही खींचा है। इसकी जो हाइट है, उसका जो परपेंडिकुलर है उसको 1 ही रखा मैंने। इसका बेस कितना है? √2। तो हाइपोटेनस कितना होगा इसका? मिल गया √3 भी। अब क्या करो? अगेन एक कंपास लो, उसको यहाँ रखो और इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये √3 मिल गया, ठीक है। अगर इस कंपास को यहाँ से ड्रॉ करते तो ये क्या मिल जाता? तो क्लियरली मिलता है, पता लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो √2 है, लेकिन यहाँ से थोड़ा और आगे पहुँच जाए उससे हम, जस्ट थोड़ा सा, तो हमें क्या मिल जाएगा? √3 मिल जाएगा। बात समझ आई? पक्का? अब √3 का पता लग गया, तो √3 बनाने के लिए क्या हमेशा पहले √2 बनाना पड़ेगा? तो हाँ, बनाना पड़ेगा, तभी तो उसके ऊपर रख के बनाओगे तुम, ठीक है। अब क्या करूं? अगर मैं, मुझे क्या चाहिए? √4 चाहिए। चलो ये इतना बात समझ आ गई, नोट कर ली, ठीक है। अब इसको थर्ड क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ √4 चाहिए मेरे को, है ना। √4 में इतनी मशक्कत करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है √4 की वैल्यू सीधा 2 होती है। तो ये रहा √4, ये रहा 2, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? √4 हो गया, है कि नहीं है? फिर भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये खींचा एक 90 डिग्री का एक एंगल हमने, 1 यूनिट का, इसको करा ज्वाइन और इसको घुमा के ले गए यहाँ पे आना चाहिए बिल्कुल। ये देखो 2 पे ही आ रहा है ना, बिल्कुल वैसे भी हो, ठीक है। क्योंकि √4, ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट है 1 और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है? √4। कितना है? √4 यानी कि 2। तो इसको जब यहाँ से यहाँ खींचा तो ये 2 पे ही आएगा। जब तुम पूरा प्रॉपर करोगे ना तो भी 2 पे ही आएगा। √5 के लिए क्या करेंगे भाई? इसे मैं हटा ही देता हूँ, तुम प्रैक्टिकली समझ गए क्या हो रहा है कहानी यहाँ पे।
रूट 5 के लिए क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे ऐसे, देखो बन गया 90 डिग्री का, और इसकी यूनिट 1 है तो ये भी 1 ही होना चाहिए, है ना। इसको ज्वाइन किया फिर से हमने ऐसे, ठीक है, और फिर इसको लेके गए ऐसे करके, मैं हेडिंग में बैठाता हूँ ऐसे, फिर इसको ले गए ऐसे, तो अब रूट 2 से हल्का सा आगे निकल गया, ये कितना बना होगा, रूट का रूट 5 दिखा दिया। कोई रूट 6 बोले तो एक और स्टेप कर लेते हैं, एक और स्टेप, यहाँ से इसको आगे बढ़ाया 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे गया, ये 1 गया, और ये इसको ज्वाइन किया यहाँ से यहाँ तक में, और ये इसके ऊपर से जाके ऐसे आ रहा होगा यहाँ पे। पहले कितनी बनी थी ये रूट 5 बना था, ये रूट 6 बना था, इसी तरह रूट 7 भी दिखा सकते हैं हम, इसी को ही आगे बढ़ाना है, इसी तरह रूट 8 भी दिखा सकते हैं, इसी तरह रूट 9 भी दिखा सकते हैं, इसी तरह रूट 10 भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे रूट 5 दिखाना है तो क्या इतना बवाल करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। इसका जो ये स्पाइरल हमने बनाया है ना, स्पाइरल का एक नाम है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। ये जो स्पाइरल है, जैसे देखो तुम देख रहे हो ये वाला ट्रायंगल छोटा था, ये ट्रायंगल बड़ा हुआ, ये ट्रायंगल और बड़ा हुआ, बड़ा होता जा रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये स्पाइरल ऐसे चलता चलता, ये ऐसे चलता 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 पूरा घूम के यहाँ वापस आएगा और फिर उसके आगे निकल जाएगा ऐसे। तो बेसिकली ऐसे चालू हुआ ये स्पाइरल, यहाँ से चालू हुआ था, ऐसे घूमता 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 ऐसे चलता जाएगा ये स्पाइरल, समझ रहे हो, बड़ा होता जाएगा ये स्पाइरल, जैसे ऐसे ट्रायंगल्स इसमें ऐड होते जाएंगे। स्पाइरल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायरल, या फिर स्क्वायर रूट स्पाइरल ही बोल दो इसको बस तुम, ठीक है, समझ गए बात। तो रूट 5 तक बना लेना अपनी अपनी कॉपियों में, कैसे बनाना है, ठीक है, या रूट 6 तक बना लेना जितना मैंने बनाया। अब उसके बाद सवाल कुछ ऐसा है, समझना, उसके बाद सवाल कुछ ऐसे है, ये आता है रूट 3 बनवाएगा, रूट 5 बनवाएगा, रूट 7, रूट 9 भी, रूट 9 तो नहीं बनवाएगा, वो तो 3 ही होता है ना, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनवाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के आगे वाला है पीछे वाला बनवाएगा हमेशा। अब फॉर एग्जांपल सवाल ऐसे है, मानो मेरे को सिर्फ और सिर्फ रूट 5 बनाना है बिना कोई कचरा करे, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, रूट 5 बनाना है बिना कोई कचरा करे। क्या हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। रूट 5 के लिए कौन सा ट्राइंगल चाहिए होगा, पहले इस बारे में सोचना चाहिए हमें। इसका बेस कितना होना चाहिए, जैसे 2 होता है, रूट 4 तो, और हाइट कितनी होनी चाहिए, तो काम हो गया। ये खींची एक नंबर लाइन हमने, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। हमें बेस कितना चाहिए, 2 चाहिए। बेस कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का बेस चाहिए ना हमें, मतलब यही तो है, 1 और 2, और ये कितना चाहिए, 1 चाहिए सिर्फ हमें। इसको ज्वाइन किया, अगर यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना है, 2, ये कितना है, 1, तो ये कितना होगा, रूट 5। इसको यहाँ रखा और इसे ड्रॉप कर दिया, मिल गया रूट 5, सीधा सीधा। तो आपको पूरा स्पाइरल बनाने की जरूरत नहीं है बार बार। फॉर एग्जाम्पल रूट 10 बनाना पड़े तो क्या करेंगे, रूट 10 बनाना पड़े तो क्या करेंगे, गेस करो, ट्राइंगल कौन सा चाहिए होगा, बेस रूट 9 यानी कि जो कि 3 होता है, और ये 1 कर लोगे आगे तुम। ट्राइंगल गेस करने की गेम है सारी, ट्राइंगल गेस कर लिया कौन सा चाहिए होगा तो काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रूट 17 चाहिए, तो क्या करेंगे, बेस कितना, जो कि, और ये, बस कहानी खत्म, फिर सेम काम, ठीक है। तो मैं उम्मीद है इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट होता है जिसमें हमें कोई पॉइंट वाला नंबर होता है 2.465, उसको नंबर लाइन पे दिखाना होता है। तो तरीका क्या है इसका, पहले अपनी सिंपली नंबर लाइन दिखाते हैं हम ऐसे, ऐसे इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी। हमें पता है 2.45 जो आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो 2 को इधर सर्कल किया, 3 को इधर सर्कल किया। इस 2 को यहाँ लिख लेते हैं और इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं ताकि गैप बन जाए। इनके बीच में हम जानते हैं 9 नंबर होते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 के बाद 3.0 है ना। तो 2.4 के बाद 6 आ रहा है, 2.4 के बाद 6 आ रहा है, तो कहाँ जाए? 2.4 और 2.5 के बीच में जाएंगे। देखो ना 2.4 तो है इधर, 2.4 से हल्का सा बड़ा है, 2.5 से थोड़ा सा छोटा है, 2.5 लिखा है ना। तो 2.4 पे फिर से सर्कल किया, इसको यहाँ लेके गए, 2.4 इधर लिखा, इस पे सर्कल किया, इसको यहाँ लेके गए, 2.5 इधर लिखा। अब इनके नंबर बीच के, इधर 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, ऐसे चलते 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 चलते, अच्छा एक और नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, 2.45, 2.46, लास्ट नंबर क्या आएगा? 2.49 आएगा आखिरी नंबर, है ना। हमें 2.46 के बाद एक और नंबर चाहिए, 2.465, तो 4 6 के बाद वैसे यहाँ पे क्या आता? 2.47, सारे लिख देते हैं चलो, 2.47, 2.48, 2.49, ठीक है। थोड़ी घिचपिच हो गई, गैप मैनेज कर लेना तुम लोग। तो 2.465 यानी कि 2.46 और 2.47 के ठीक बीच में आएगा। इसको यहाँ रखा 2.46 इधर, इसको यहाँ रखा 2.47 इधर। अब बताओ क्या नंबर बनेंगे बीच में? इधर 2.461, 2.462, 2.463, 2.464, 2.465, 2.467, ऐसे चलते आना। हमें 2.465 चाहिए था और वो रहा नंबर फाइनली जो कि मिल गया, ठीक है। और अगर इसके पीछे और नंबर होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 4 डिजिट होते, तो उसको हम और फर्दर ओपन करते। तो जैसा कि मैंने बताया था 2 और 3 के बीच में ही इतने नंबर मिल गए, है ना, 2 और 3 के बीच में ही, ठीक है। तो इस वजह से किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेम इर्रेशनल नंबर के लिए भी होता है। जैसे एक और नंबर ट्राई करते हैं, ठीक है, इस टाइप का, फिर मैं बाकी तुम लोग कॉपी में कर लेना इसको, ठीक है। ऐसा कुछ है 3.4283, 4 डिजिट है इस बार। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। पहले 3 और 4 के बीच में, 3 इधर 4 इधर, तो मैं 3 यहाँ लिख देता हूँ और 4 यहाँ लिख देता हूँ। बीच में कितने नंबर आएंगे इनके? 9 नंबर आएंगे, क्योंकि 10वां तो वही हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, ये हो गए कितने नंबर हो गए हमारे? हो गए 9 पूरे। और वो लास्ट 3.9 के बाद क्या आता है? 4.0। इसके बाद 3.4 से आगे बढ़ना है हमें, तो मतलब 4 ये रहा, इससे आगे बढ़ना है, यानी कि इन दोनों को फिर खोलना पड़ेगा। 3.4 मैंने यहाँ लिखा, 3.4 ये रहा, 3.5 को मैंने यहाँ लिखा, 3.5 ये रहा। इसके बाद बोलो क्या आएगा? 3.41 3.42, कितने नंबर लाइनें खींच दूँ पहले बताओ मेरे को? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई पूरी। 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49, ठीक है। फिर 49 के बाद 3.50, ठीक है। अब कहाँ जाए? 3.42 से आगे, 3.42 तो ये रहा, तो इससे और इसके बीच में आ रहा है मतलब, तो यहाँ पे 3.42 इधर है, 3.43 इधर है ना। ये रही एक और नंबर लाइन, इसको यहाँ से ऐसे लाइनें खींच देना, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, ऐसे ये इधर है और वो उधर है, ऐसे, ठीक है। ऐसे नंबर लाइंस खींच के दिखा देना इसको। इसके बाद 9 9 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना होगा बताओ? 3.421 3.422 3.423 3.424 3.425 3.426 3.427 3.428
3.429, हमें क्या चाहिए 3.428 चाहिए हमें, तो ये रहा। इसके अगला ये रहा, इसको यहाँ लिख दो फाइनली, फिर खत्म हो जाएगा। 3.428 इधर और 3.429 इधर। अगेन फिर से कितनी लाइन है, 9 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 3.4281, 3.4282, 3.4283 मिल गया जो चाहिए था। आगे के खुद लिख लेना, ये रहा हमें जो फाइनल नंबर चाहिए था। ठीक है, तो इस टाइप के आपको खुद क्वेश्चंस कुछ करने हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। बाकी इस एक्सरसाइज से और कुछ खास कुछ है नहीं। ठीक है, इतना ही है। तो हमने नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था कल, जैसे √3 को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, या √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। ठीक है, अब हमें डेसिमल वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हमें बात करनी है, एक एग्जांपल लेते हैं कि √, में 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। शो ऑन नंबर लाइन। जैसा जैसा आप स्टेप बनाते जाओ मैं वैसा वैसा करना है बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए आपको स्केल की और एक कंपास की, एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्केल से एक लाइन सेगमेंट खींच लो। मैंने एक जैसे यहाँ पे यहाँ तक का एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। ये जो लाइन सेगमेंट है AB, ये 9.3 यूनिट्स, अगर आपका यूनिट्स जो भी हो, चाहे यूनिट आपकी सेंटीमीटर हो, मीटर हो, तो ऑफकोर्स मीटर तो होता नहीं, स्केल में तो सेंटीमीटर ही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 9.3 की एक लाइन खींचनी है। ठीक है, फिर B से लेके 1 सेंटीमीटर की, ऐसे D लिख देते हैं इसको। ठीक है, BD एक और खींचनी है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ से यहाँ तक 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये करना है कि जो B और D है इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, तो एक काम करना, यहाँ पे अपना कंपास रखना और ऊपर आर्क लगाना ऐसे। ठीक है, कहीं पे भी लगा सकते हो, एक बड़ी सी आर्क लगा देना ऐसे। ठीक है, और कंपास की मेजरमेंट को बिना बदले, अगर आपने कंपास की मेजरमेंट को चेंज कर दिया तो मतलब काम खराब हो गया। ठीक है, तो जितना कंपास यहाँ था उसको ही उठा के कंपास को आपको यहाँ रखना है और यहाँ से इधर आर्क लगानी है। तो जैसे ही आप ये आर्क लगा दोगे, फिर क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है, उससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देना। ठीक है, हालांकि अगर स्ट्रेट लाइन अगर नहीं खींची जाती है आपसे, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको क्या करना है कि इस A से रख के नीचे की तरफ एक और आर्क लगाओ, इस D से रख के यहाँ की तरफ एक और आर्क लगाओ। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, समझ रहे हो। अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल अपने आप ही बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी। ठीक है, नीचे वाला मार्क करना ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 90 डिग्री पे एक लाइन एंटर हुई है और इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ। ठीक है, और ये जो काम है पेंसिल से करना है। जैसे ही मुझे एक O पॉइंट मिल गया, जो O पॉइंट है वो AO और OD के बिल्कुल बीच में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिल्कुल बराबर होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो AO है, जो ये AO है, बराबर होगा OD के। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, नहीं तो फिगर थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन हमने करी ही इसलिए थी ताकि O पॉइंट मिल सके। अब O पॉइंट मिल गया तो इसका किस काम की है, आप पेंसिल से या तो इसको डॉटेड से बना लेना या तो मत मिटाना, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाओ भी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, O पे कंपास को रखना है और A तक उसको खींचना है। O पे कंपास को रखा और A तक उसको खींच दिया। अब यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करना है, करते 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 D तक आना है। ऐसे जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया और चलते 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 मैं D तक आ गया। ऐसे थोड़ा टेढ़ा हुआ है मेरा, लेकिन समझ जाना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने। √3 और 9 √3 नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर इतना? हमने क्या करा, O से रखा, यहाँ से चालू करके इधर तक एक सेमी सर्कल खींचा है। ठीक है, ये सेमी सर्कल है क्या, हाँ है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी रेडियस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी रेडियस होती है, जो कि दोनों बराबर है। दैट मीन्स ये एक सेमी सर्कल है। अब आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचनी है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचने का तरीका बता रखा है मैंने, ऐसे आर्क लगा लेना चाहो तो यहाँ से एक आर्क लगाना, यहाँ से एक आर्क लगाना, सीधा सीधा स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है।
एक स्ट्रेट लाइन जब आपने खींची तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो 9.3 है, क्योंकि हमें 9.3 का ही क्वेश्चन करना था। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने खींची है इसकी लेंथ कितनी है, 9.3 है इसकी, ठीक है। फिर क्या करा, यहाँ पे कंपास को रखना और यहाँ तक लेके जाना, और यहाँ से लेने के बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, एक और आर्क लगा देना ऐसे करके जो यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर B से लेके कह देते हैं इसको P कह देते हैं, अगर जो BP था, जो हमारा BP था वो √9.3 था, है ना। तो इसी लेंथ को तो हम यहाँ पे नीचे लेकर आए हैं, तो क्या B इसे क्या कर P को इसको M कह देते हैं, तो जो BM है ये भी कितना होगा, √9.3 होगा, ठीक है। मुझे पता है प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √4.3 को दिखाना है, ठीक है, √4.3, ठीक है। क्या करना है, पहला स्टेप, एक 4.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, कितनी है ये, 4.3 सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत परेशानी, इसको कुछ भी बोल दो, A बोल दो, इसको B बोल दो, इतने में कोई परेशानी नहीं। फिर B से लेके C तक एक और खींच दी, जो कि ये कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की, कोई परेशानी इतने में। फिर C से रख के ऊपर ऐसे आर्क लगाई, A से रख के इधर ऐसे आर्क लगाई, इसको नीचे खींच दिया, ये पॉइंट मुझे O मिल गया, ठीक है, जो कि क्या है, AO जो है वो OC के बराबर है, AO जो है बराबर है OC के। इतनी बात क्लियर। अब क्या करा, ये पॉइंट मिल गया हमें, ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब क्या करा, ये O पॉइंट क्यों लिया हमने, ताकि अब O पे कंपास रखना है, खींचना है कहाँ तक, A तक, और ऐसे करके पूरा का पूरा सेमी सर्कल बना देना है हमें, ठीक है। ऐसे करके पूरा सेमी सर्कल बनाया। देन क्या करा, B से इसको ऐसे खींच दिया, ऐसे B से इसको ऐसे 90 डिग्री पे एक ही डाला। इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, √4.3, है ना। अब इसको यहाँ रखा और ऐसे रख के इधर एक और आर्क डाल दी, तो यहाँ से इसको M कह देते हैं, इसे O कह देते, O तो हो गया, इसे N कह देते हैं। तो जो BM है हमारा वो कितना है, √4.3। कोई दिक्कत परेशानी, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, पूरा दिमाग में प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 2 हो गया, 3 हो गया, कौन सा ये √4.3 वाला, ये 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा हुआ है, 8.47 नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। √8.47, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 डिजिट भी आ जाए, हमें क्या करना है, हमें क्या मतलब, 8.47 की लाइन खींच दी, 8.47। अच्छा, स्केल से लाइन खींचनी तो आती है ना, कैसे खींचते हैं, है ना। 8.4 और 4.5 और 4.7 के बीच की हल्की सी वो लाइन खींचनी पड़ेगी तुम्हें, है ना। इधर A, इधर B, इधर C, ये 1 सेंटीमीटर का, फिर वही यहाँ से आर्क लगाए इधर, यहाँ से आर्क लगाए इधर, बीच में लेकर आए, पॉइंट मिला O, ठीक है, इसे हटा दिया। ये A से लेके C तक का सेमी सर्कल बना दिया। फिर B से O पे डाला, ये जो पॉइंट मिला, ये जो इसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट में 8.47, इसको यहाँ रखा, इसको इधर लेकर आए, ये जो दूरी बनेगी इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। तो जो हमारी BQ जो बनेगी वो कितनी रहेगी, 8.47। ख़त्म कहानी, ठीक है। फास्ट लग रहा है क्या, ये समझ आ गया, चलो बढ़िया। अब जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक तो ये कर लेना, √3, √5, √10 और √8, ठीक है। √3, √5, √10, √8। फिर अगला है √4.7, √10.5। पहले इतना देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं, तो मेरे ख्याल से सारे के सारे आपसे आराम से हो जाएंगे। बताओ कौन सा कराऊँ, एक बता दो कोई। √10 कराऊँ पहले, ये वाला कैसे करते थे, इसके लिए ट्राइंगल याद करना पड़ता था हमें। अगर हमें √10 यहाँ चाहिए तो इधर कितना चाहिए होगा, जो कि कितना होता है, इधर 1। अब तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे। लाइन खींचना है, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, यहाँ से यहाँ तक का मिल गया हमें 3, इधर से इधर तक का मिल गया 1, इसको इधर ज्वाइन करा, इसे आर्क यहाँ लगा दी, खत्म कहानी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यार हो जाएगा सारा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बची नहीं इसमें, है ना। अब ये जो पॉइंट वाले हैं इसमें से भी एक करा देता हूँ,
ये 10√5, ये 10.5 वाला यहाँ पे डाला इधर, ये कितना 10.5, ये कितना 1 A B C, यहाँ से आर्क ऊपर, यहाँ से आर्क इधर, इसको नीचे लेकर आए, पॉइंट मिला O, इसको हटा दिया, फिर इसको इससे ज्वाइन करते हैं ऐसे करके, फिर B को ऊपर जोड़ देते हैं, यहाँ से फिर एक और आर्क डालते हैं, फिर मिल गया यहाँ से यहाँ तक का हमें 10.5। तो अब मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बचा।